क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका फोन आपके मन की बातें सुन रहा है? आपने बस किसी चीज के बारे में सोचा और तुरंत आपको उसकी विज्ञापन अपनी फीड में दिखने लगी। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ और है? भारी भरकम मन पड़ने वाली मशीनों के बारे में आपने विज्ञान फिल्मों में जो कुछ भी देखा है, उसे भूल जाइए। सच्चाई ये है कि वे तकनीकें जो आपके विचारों और इरादों का विश्लेषण, व्याख्या और यहां तक कि भविष्यवाणी कर सकती हैं, वे अब हमारे बीच हैं। वे हमारे गैजेट्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उन स्टोरों में समाहित हैं जहां हम खरीदारी करने जाते हैं। और आज हम आपके साथ 20 ऐसे वास्तविक और कार्यरत तरीकों पर चर्चा करेंगे जिनसे तकनीकें आज ही आपके विचारों को पढ़ रही है। मेरा वादा है, ये वीडियो देखने के बाद आप अपने स्मार्टफोन और स्मार्ट स्पीकर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। आपके अनुसार क्या यह मानव कल्याण के लिए एक बड़ी सफलता है या संपूर्ण नियंत्रण की दिशा में पहला कदम? आइए मिलकर समझते हैं। और हाँ, अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी तरीका सबसे ज्यादा अदृश्य और शायद सबसे शक्तिशाली भी है। मानव मस्तिष्क के भीतर झांकने का विचार सदियों से वैज्ञानिकों और लेखकों को उत्साहित करता रहा है, लेकिन लंबे समय तक यह केवल विज्ञान कथाओं का विषय बना रहा। 20वीं सदी में इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ यानी ईईजी के आविष्कार के साथ पहले वास्तविक कदम उठाए गए, जिसने हमें खोपड़ी के भीतर इलेक्ट्रिक तूफान को देखने की अनुमति दी। ये ऐसा था जैसे ऑडिटोरियम में भीड़ के शोर को सुनकर नाटक की कहानी समझने की कोशिश करना। हम समग्र गतिविधि देख सकते थे, लेकिन विशिष्ट विचारों को नहीं समझ पाते थे। फिर फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एफएमआरआई जैसे ज्यादा सटीक तरीके आए, जिनसे पता चला कि मस्तिष्क के कौन से हिस्से किसी खास पल में काम कर रहे हैं। लेकिन ये सभी विशाल और महंगी मशीनें थीं, जो केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित थीं। असली क्रांति तो हाल ही में दो प्रमुख कारकों के उभरने से हुई। सेंसर का छोटा होना, मिनिचुराइजेशन ऑफ सेंसर्स, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति। सेंसर इतने छोटे और सस्ते हो गए कि उन्हें रोजमर्रा के उपकरणों में फिट किया जा सका, और न्यूरल नेटवर्क्स ने डेटा के विशाल प्रवाह में उन अत्यंत सूक्ष्म पैटर्न को पहचानना सीख लिया जो हमारे इरादों, भावनाओं और इच्छाओं को प्रकट करते हैं। इस तरह विचार पढ़ने वाली ये तकनीकें अक्सर हमारी जानकारी के बिना ही प्रयोगशालाओं से निकलकर हमारे रोजमर्रा के जीवन में आ गईं। आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसी तकनीक से जो अब सिर्फ कल्पना नहीं रही, बल्कि हकीकत बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी तकनीक वाले हेडबैंड्स और हेलमेट्स की। इसे ऐसे समझिए, यह एक स्विमिंग कैप जैसा होता है, जिस पर छोटे छोटे मेटल डिस्क जैसे इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स आपके दिमाग में कोई सिग्नल नहीं भेजते, बल्कि ये सिर्फ शांति से सुनते रहते हैं। जब भी आपकी तंत्रिका कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, आपस में बात करती हैं, तो वे छोटे छोटे विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पैदा करती हैं। जब लाखों न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं, तो वे इतना शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र बनाते हैं कि इसे सिर की त्वचा से पकड़ा जा सकता है। इन्हीं को मस्तिष्क तरंगे, ब्रेन वेव्स कहा जाता है। यह तकनीक खुद में लगभग 100 साल पुरानी है, लेकिन पहले इन डेटा को समझने के लिए एक अनुभवी न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत होती थी, जिसमें काफी समय लगता था। मगर आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद के लिए आ गई है। इमोटिव या न्यूरोस्काई जैसी कंपनियों के आधुनिक उपकरण मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके इन तरंगों को तुरंत यानी रियल टाइम में व्याख्या कर देते हैं। ये उपकरण आपकी कल की कोई खास याददाश्त नहीं पढ़ सकते, यह अभी भी कल्पना है, लेकिन ये अचूक सटीकता के साथ आपकी सामान्य स्थिति बता सकते हैं, जैसे आप केंद्रित, फोकस्ड हैं या तनाव में, स्ट्रेस्ड, आराम महसूस कर रहे हैं या उत्साहित है। उदाहरण के लिए, कुछ एडवांस गेम्स में
आप सिर्फ ध्यान केंद्रित करके अपने कैरेक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं या जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम एकाग्रता से जुड़े अल्फा और बीटा तरंगों के विशिष्ट पैटर्न को पहचानता है और क्रियान्वित करता है। या फिर कल्पना कीजिए एक मेडिटेशन हेडबैंड की, जो आपको प्रकृति की आवाजों के रूप में प्रतिक्रिया देता है। आप जितना गहरा आराम महसूस करेंगे, आवाज उतनी ही शांत होती जाएगी। ये अब सिर्फ खिलौने नहीं रहे। इन तकनीकों का परीक्षण प्रोस्थेटिक्स, कृत्रिम अंग, व्हीलचेयर को नियंत्रित करने और यहां तक कि लकवाग्रस्त पैरालाइज्ड लोगों द्वारा सिर्फ सोचकर टेक्स्ट टाइप करने के लिए भी किया जा रहा है। इसलिए अगली बार जब आप किसी व्यक्ति को सिर पर भविष्य की तरह दिखने वाला कोई डिवाइस पहने देखें, तो याद रखें, शायद वह सिर्फ संगीत नहीं सुन रहा है, बल्कि अपने विचारों की शक्ति से कोई संदेश लिख रहा है या ड्रोन उड़ा रहा है। जहां ईईजी किसी स्टेडियम के सामान्य शोर को सुनने जैसा है, वहीं फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी एफएमआरआई को आप स्टेडियम के किसी खास हिस्से पर माइक्रोफोन लगाने जैसा समझ सकते हैं। यह तकनीक हमें दिमाग के अंदर बहुत गहराई और सटीकता से झांकने की अनुमति देती है। सामान्य एमआरआई जो दिमाग की संरचना की एक स्थिर तस्वीर लेता है, उससे अलग एफएमआरआई रक्त प्रवाह यानी ब्लड फ्लो में होने वाले बदलावों को ट्रैक करता है। इसका सिद्धांत सीधा है। जब दिमाग का कोई हिस्सा सक्रिय रूप से काम करता है, तो उसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और यह ऑक्सीजन खून के जरिए पहुंचती है। एफएमआरआई मशीन खून में ऑक्सीजन की संतृप्ति के स्तर में होने वाले इन छोटे बदलावों को पकड़ती है और वास्तविक समय रियल टाइम में दिमाग के 3D नक्शे पर सक्रिय क्षेत्रों को उजागर कर देती है। ये वाकई दिमाग पढ़ने यानी थॉट रीडिंग का एक गंभीर उपकरण है। उदाहरण के लिए साल 2011 में बर्कले की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला प्रयोग किया था। उन्होंने लोगों को फिल्म के ट्रेलर दिखाए और साथ ही साथ एफएमआरआई का उपयोग करके उनके दिमाग को स्कैन किया। इसके बाद उन्होंने इस डेटा को एक कंप्यूटर एल्गोरिथम में लोड किया। प्रशिक्षण के बाद न्यूरल नेटवर्क यानी एआई केवल व्यक्ति के दिमाग की गतिविधि का विश्लेषण करके एक कच्ची, धुंधली लेकिन पहचान योग्य रिकॉग्नाइजेबल छवि को फिर से बनाने में सक्षम हो गया, जो उस समय व्यक्ति देख रहा था। सीधे शब्दों में कहे, उन्होंने तस्वीर को दिमाग से बाहर निकाल लिया। बेशक फिलहाल इसके लिए एक विशाल, शोरगुल भरे और अविश्वसनीय रूप से महंगे उपकरण की जरूरत होती है, जिसमें व्यक्ति को पूरी तरह से स्थिर लेटना पड़ता है। यह आपको किसी शॉपिंग मॉल में नहीं मिलेगा, लेकिन ये न्यूरल नेटवर्क इन्हीं प्रयोगशाला डेटा पर प्रशिक्षित किए जा रहे हैं, जो बाद में सरल और अधिक सुलभ एक्सेसिबल उपकरणों में काम करेंगे। एफएमआरआई के साथ किए गए शोध हमें ये समझने में मदद करते हैं कि दिमाग के कौन से हिस्से निर्णय लेने, झूठ बोलने, डर या प्यार जैसी भावनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। और आज यह ज्ञान न्यूरोमार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। न्यूरोमार्केटिंग में शोधकर्ता विज्ञापन, उत्पाद की पैकेजिंग या वेबसाइट के डिजाइन पर दिमाग की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हैं, ताकि उन्हें हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के लिए ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी तकनीक की जिसका सामना आप रोज करते हैं, पर आपको इसका अंदाजा तक नहीं होता। यह है आई ट्रैकिंग, यानी आपकी नजर पर नजर रखना। आपकी आंखें सिर्फ आत्मा की ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग में चल रहे विचारों की भी खिड़कियां है। आप कहां देखते हैं, कितनी देर तक देखते हैं और किस क्रम में चीजों को देखते हैं, यह आपके बारे में आपकी सोच से कहीं ज्यादा जानकारी देता है। आधुनिक आई ट्रैकिंग सिस्टम्स बहुत छोटे इंफ्रारेड कैमरों का इस्तेमाल करते हैं, जो अक्सर सीधे आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप या विशेष चश्मे में लगे होते हैं। ये कैमरे आपकी आंखों के कॉर्निया पर एक अदृश्य प्रकाश पुंज डालते हैं और उसके परावर्तन रिफ्लेक्शन को ट्रैक करते हैं, जिससे माइक्रोन की सटीकता के साथ यह पता चलता है
कि आप कहां देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों है। इसके उपयोग के क्षेत्र लगभग असीमित है। मार्केटिंग की दुनिया में आई ट्रैकिंग को सोने की खान माना जाता है। कंपनियां वेबसाइट्स और सुपरमार्केट की शेल्फों के हीट मैप्स बनाती हैं। उन्हें पता चलता है कि कौन सा डिजाइन एलिमेंट सबसे पहले ध्यान खींचता है और कौन सा अनदेखा रह जाता है। वे जानते हैं कि आप पहले हेडलाइन देखते हैं, फिर तस्वीर और आखिर में दाम देखते हैं। इस डेटा के आधार पर वे बटनों की जगह पैकेजिंग का रंग और यहां तक कि स्टोर का लेआउट भी बदल देते हैं, ताकि आपको अनजाने में ही खरीदारी के लिए प्रेरित किया जा सके। उदाहरण के लिए, कोई रिसर्च ये दिखा सकती है कि यूजर की नजर ज्यादातर स्क्रीन के बाएं हिस्से पर टिकती है और ठीक उसी जगह पर सबसे महत्वपूर्ण "अभी खरीदें" बटन को जगह दी जाएगी। लेकिन यह सब नहीं है। आई ट्रैकिंग का इस्तेमाल ऑटिज्म या एडीएचडी जैसी बीमारियों के निदान के लिए भी किया जाता है, जहां आंखों की गति के विशेष पैटर्न को देखा जाता है। कारों में यह ड्राइवर पर नजर रखता है कि कहीं वह सड़क से विचलित तो नहीं हो गया या उसे नींद तो नहीं आ रही है। और वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर में यह तकनीक ग्राफिक्स को और भी ज्यादा वास्तविक बना देती है। ये केवल उसी हिस्से को अधिकतम क्वालिटी में रेंडर करती है जिस पर आपकी नजर इस समय है, जिससे सिस्टम के कंप्यूटेशनल संसाधन बचते हैं। तो अगली बार जब आप किसी डिस्प्ले या वेबसाइट को बस देख रहे हों, तो याद रखिएगा, ये पूरी तरह मुमकिन है कि कोई आपकी नजर की ट्रैजेक्टरी को बारीकी से जांच रहा हो, ताकि यह समझ सके कि आप क्या सोच रहे हैं। आंखों से हटकर अब चेहरे की बात करते हैं। डॉक्टर हाउस ने कहा था, सब झूठ बोलते हैं, लेकिन हमारा चेहरा अक्सर हमें पूरी तरह बेनकाब कर देता है। हम बात कर रहे हैं चेहरे के हाव भाव से भावनाओं को पहचानने की टेक्नोलॉजी की। इस क्षेत्र के संस्थापक थे मनोवैज्ञानिक पॉल एकमैन, जिन्होंने साबित किया कि बुनियादी भावनाएं खुशी, गुस्सा, आश्चर्य, डर, घृणा और दुख हर संस्कृति में एक जैसी माइक्रो एक्सप्रेशंस के माध्यम से सामने आती है। ये चेहरे की मांसपेशियों का अनैच्छिक संकुचन होते हैं, जो पल भर के लिए ही होते हैं। आप अपनी मुस्कान को तो काबू कर सकते हैं, पर होठों के कोने का हल्का सा फड़कना या भौहों का हल्का सा उठना भी आपकी असली प्रतिक्रिया को बता देगा। पहले इन्हें सिर्फ खास ट्रेनिंग पाए लोग ही पहचान पाते थे, मगर आज यह काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई संभाल रहा है। आपके फोन या लैपटॉप का कैमरा आपका चेहरा रिकॉर्ड करता है और न्यूरल नेटवर्क दर्जनों मुख्य बिंदुओं जैसे आंखें, होंठ, नाक के किनारे और भौहों की स्थिति का विश्लेषण करता है। एल्गोरिदम इन बिंदुओं की आपसी स्थिति की तुलना भावनाओं के अनुसार चिह्नित किए गए चेहरों के एक विशाल डेटाबेस से करता है और फिर अपना फैसला सुनाता है। आश्चर्य 90% या छिपी हुई चिड़चिड़ाहट 40%। यह कहां इस्तेमाल होता है? हर जगह। रिक्रूटर्स वीडियो इंटरव्यू के दौरान आपकी ईमानदारी और मुश्किल सवालों पर आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। मार्केटर्स किसी नए प्रोडक्ट या विज्ञापन पर फोकस ग्रुप की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करते हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रणालियां संदिग्ध व्यवहार और घबराहट को पहचानने की कोशिश करती है। यहां तक कि एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स भी यह ट्रैक कर सकते हैं कि कहीं ऑनलाइन क्लास के दौरान छात्र बोर तो नहीं हो रहा, और फिर उस हिसाब से सामग्री को एडजस्ट करते हैं। एक मिथक है कि यह सिस्टम साफ साफ बता सकता है कि कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। यह पूरी तरह सच नहीं है। यह सिस्टम तनाव और शब्दों व चेहरे के हाव भाव के बीच की असंगति को तो पकड़ता है, लेकिन यह झूठ को सीधे तौर पर नहीं पकड़ता। हालांकि यह जानकारी उसे जबरदस्त फायदा देती है जिसके पास ये होती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम खुद इन सिस्टम्स को हर दिन ट्रेनिंग दे रहे हैं। जब हम सोशल मीडिया पर मास्क और फिल्टर्स का उपयोग करते हैं, क्योंकि इन्हें काम करने के लिए हमारे चेहरे को स्कैन करना पड़ता है। आपने क्या कहा?
यह मायने नहीं रखता, बल्कि आपने किस तरह से कहा यह मायने रखता है। यह लाइन अगली तकनीक यानी स्वर भावना विश्लेषण, वॉइस सेंटिमेंट एनालिसिस को पूरी तरह से बयां करती है। जब हम बात करते हैं तो हम केवल शब्दों से ही जानकारी नहीं देते। हमारी आवाज की बनावट, टेम्पर, पिच, बोलने की रफ्तार, ठहराव और लहजा, ये सभी पैरालिंग्विस्टिक संकेत हमारी भावनात्मक स्थिति के बारे में बहुत सारी जानकारी देते हैं। और अब मशीनें इस जानकारी को पढ़ना सीख चुकी हैं। यह तकनीक इस तरह काम करती है। जब आप किसी बैंक के कॉल सेंटर में फोन करते हैं या किसी वॉइस असिस्टेंट से बात करते हैं, तो आपकी आवाज को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, अपना काम शुरू करता है। यह शब्दों के अर्थ का विश्लेषण नहीं करता, उसके लिए अलग सिस्टम है। इसका काम है साउंड ट्रैक को सैकड़ों पैमानों पर तोड़ना, जैसे आवृत्ति विशेषताएं, फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स, आयाम, एम्पलीट्यूड, फोनेम्स को बोलने की गति और ठहराव की लंबाई। फिर यह इस ध्वनिक पोर्ट्रेट, अकूस्टिक पोर्ट्रेट की तुलना लाखों घंटों के मानवीय भाषण के मॉडलों से करता है, जिन्हें भावनाओं के आधार पर टैग किया गया है। नतीजतन यह सिस्टम रियल टाइम में पता लगा सकता है कि आप शांत, उत्साहित, चिढ़े हुए, थके हुए या दुखी होकर बात कर रहे हैं। बड़ी कंपनियों के कॉल सेंटर्स इस तकनीक का जोर शोर से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर एल्गोरिथम यह पहचान लेता है कि ग्राहक बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसका तनाव गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है, तो सिस्टम उसे तुरंत किसी ज्यादा अनुभवी ऑपरेटर के पास ट्रांसफर कर सकता है या स्थिति को संभालने के लिए कोई खास बोनस दे सकता है। कुछ कंपनियों में इसका उपयोग कर्मचारियों के काम का आकलन करने के लिए भी किया जाता है, यह देखने के लिए कि वे ग्राहकों के साथ कितनी दोस्ताना और आत्मविश्वास से बात करते हैं। यह तकनीक चिकित्सा के क्षेत्र में भी इस्तेमाल हो रही है, खासकर डिप्रेशन या पार्किंसंस रोग जैसी बीमारियों के निदान के लिए, क्योंकि ये बीमारियां उस बोलने की क्षमता को प्रभावित करती है। और यकीनन सुरक्षा के क्षेत्र में भी इसका महत्व है, जहां पूछताछ के दौरान आवाज का विश्लेषण यह बता सकता है कि व्यक्ति कब बहुत ज्यादा तनाव महसूस कर रहा है। तो अगली बार जब आप किसी रोबोटिक ऑटो रिस्पॉन्डर पर चिल्ला रहे हों, तो याद रखें, वह केवल आपके शब्दों को नहीं सुन रहा है, वह आपके गुस्से को महसूस कर रहा है। और हो सकता है कि वह आपके ग्राहक दस्तावेज, क्लाइंट डोजियर में इस बारे में एक नोट भी लिख रहा हो। अब बात करते हैं एक ऐसे टूल की जिसे आप दिन में दर्जनों, शायद सैकड़ों बार इस्तेमाल करते हैं, आपके स्मार्टफोन के कीबोर्ड की। हम बात कर रहे हैं प्रिडिक्टिव टेक्स्ट सिस्टम्स की, जैसे गूगल का जीबोर्ड या स्विफ्ट की। पहली नजर में इनका काम आसान लगता है, बस अगले शब्द का अंदाजा लगाना जो आप टाइप करना चाहते हैं, ताकि आपका समय बचे। लेकिन ये ठीक ठीक करते कैसे हैं? यह असल में संभावनाओं, प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस पर आधारित दिमाग पढ़ने जैसा है। इसकी जड़ में एक बेहद जटिल भाषा मॉडल, लैंग्वेज मॉडल है, जिसे इंटरनेट, किताबों और चैट्स के खरबों वाक्यों पर प्रशिक्षित किया गया है। इसे पता है कि नमस्ते या शुभ के बाद ज्यादातर संभावना है कि दिन या रात्रि आएगा। लेकिन यह सिर्फ पहला स्तर है। दूसरा और कहीं ज्यादा दिलचस्प स्तर है निजीकरण, पर्सनलाइजेशन। आपका कीबोर्ड बस सब कुछ एनालाइज करता है जो आपने कभी टाइप किया है। आपके मैसेजिंग एप्स के संदेश, ईमेल, नोट्स और सर्च क्वेरीज। ये आपके बात करने का अनूठा अंदाज, आपके पसंदीदा शब्द, दोस्तों के नाम और आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली स्थानीय भाषा, जार्गन को सीखता है। ये आपका व्यक्तिगत भाषाई फिंगरप्रिंट, लिंग्विस्टिक फिंगरप्रिंट बनाता है। यही वजह है कि जब आप मिलेंगे टाइप करना शुरू करते हैं, तो ये आपको किसी रैंडम पते के बजाय आपके पसंदीदा कैफे का नाम सुझाता है। इसे पता है कि आप अपनी माँ को कैसे संबोधित करते हैं और बॉस को कैसे। असल में यह आपके सोचने और बोलने के तरीके का एक मॉडल तैयार कर रहा है। यह अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक है, लेकिन इसका एक स्याह पहलू, डार्क साइड भी है।
ये सारा डेटा, आपके प्लान्स, रिश्ते, समस्याएं और रुचियां स्टोर और एनालाइज किया जाता है। आधिकारिक तौर पर इनका उपयोग सर्विस को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन इनका उपयोग लक्षित विज्ञापन, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए भी किया जा सकता है। अगर आप अक्सर घर की मरम्मत के बारे में लिखते हैं, तो आपको कंस्ट्रक्शन स्टोर के विज्ञापन दिख सकते हैं। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। अगर आपकी चैटिंग में बीमारी से जुड़े शब्द आते हैं, तो आपको दवाओं का विज्ञापन दिखाया जा सकता है। इस तरह आपका कीबोर्ड, जो विचारों को व्यक्त करने का आपका सबसे निजी उपकरण है, उन बड़ी कंपनियों के लिए डेटा का एक शक्तिशाली स्रोत बन जाता है, जो आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। गूगल, यानडेक्स या किसी भी सर्च इंजन का सर्च बार, ये शायद वो सबसे ईमानदार और खुला संवाद है जो आज का इंसान किसी के साथ करता है। हम सर्च इंजन पर वो सब भरोसा करके लिख देते हैं जिसके बारे में हम दोस्तों, डॉक्टर या अपने पार्टनर से भी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाते। हमारे डर, हमारी उम्मीदें, बीमारियों के लक्षण, पैसों की चिंताएं और हमारे गुप्त शौक, ये सब सर्च क्वेरीज बन जाते हैं। और हर एक क्वेरी उस पजल का एक छोटा सा टुकड़ा है जिससे हमारा विस्तृत मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल तैयार होता है। सर्च के ये दिग्गज, साहिर है, इस मौके को छोड़ नहीं। वो न सिर्फ आपकी मौजूदा क्वेरीज का विश्लेषण करते हैं, बल्कि सालों पुरानी आपकी पूरी सर्च हिस्ट्री को खंगालते हैं। वो देखते हैं कि समय के साथ आपकी रुचियां कैसे बदली, कौन सी समस्याओं ने आपको परेशान किया और जीवन के किन पड़ीढावों से आप गुजरे हैं। उदाहरण के लिए, गर्भावस्था के लक्षण, सबसे अच्छी स्ट्रॉलर और बच्चे को सुलाने के तरीके जैसी क्वेरीज की श्रृंखला साफ तौर पर बताती है कि आपके घर में नया सदस्य आने वाला है या हाल ही में आया है। और रेज्यूमे बनाना और नौकरी की वैकेंसी सर्च करना काम ढूंढने का संकेत देता है। यह विश्लेषण सिर्फ आपको विज्ञापन दिखाने से कहीं ज्यादा आगे जाता है। ये एल्गोरिदम्स इतनी सटीकता से आपकी आय का स्तर, राजनीतिक विचार, वैवाहिक स्थिति और यहां तक कि यौन रुझान का भी अनुमान लगा सकते हैं, भले ही आपने ये बातें कभी सीधे तौर पर न लिखी हों। डॉक्टर के पास जाने से पहले ही उन्हें आपकी संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में पता होता है। कुल मिलाकर ये डेटा सिर्फ विज्ञापन अभियान नहीं, बल्कि प्रभाव डालने की पूरी रणनीतियां तैयार करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए, चुनावों के दौरान आपके राजनीतिक सर्च के आधार पर आपको खास तरह की खबरें दिखाई जा सकती हैं, ताकि आपके विचार और मजबूत हों, या इसके विपरीत आपके मन में संदेह पैदा हो जाए। सर्च इंजन अब महज जानकारी ढूंढने का एक औजार नहीं रहा। यह इंसान के व्यवहार का अध्ययन करने और भविष्य बताने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम बन चुका है। ये एक ऐसा डिजिटल मनोविश्लेषक है जो कभी कुछ नहीं भूलता। अगर सर्च इंजन हमारी डिजिटल डायरी है, तो सोशल मीडिया वो मंच है जहां हम अपनी सामाजिक भूमिका निभाते हैं, और इस मंच पर हमारा हर कदम बहुत बारीकी से ट्रैक किया जाता है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्रिप्शन और किसी खास कंटेंट को देखने में बिताया गया समय, ये सब केवल गतिविधियां नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे संकेत हैं जो हमारे व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। साल 2013 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा शोध प्रकाशित किया जिसने तहलका मचा दिया था। उन्होंने दिखाया कि एक एल्गोरिदम सिर्फ आपके फेसबुक लाइक्स का विश्लेषण करके आपकी लिंग पहचान, जेंडर 73% सटीकता से, आपकी यौन रुझान 88% सटीकता से और आपके राजनीतिक विचार 85% सटीकता से बता सकता है। इतना ही नहीं, यह उच्च संभावना के साथ यह भी बता सकता था कि क्या आप ड्रग्स लेते हैं या आपके माता पिता तलाकशुदा हैं। और ये बात 10 साल से भी पहले की है। तब से लेकर अब तक एल्गोरिदम कहीं ज्यादा जटिल हो चुके हैं। अब वे सिर्फ यह विश्लेषण नहीं करते कि आप किसे लाइक करते हैं, बल्कि इस पर भी ध्यान देते हैं कि आप किस चीज पर अपनी नजर टिकाते हैं।
भले ही आपने बटन न दबाया हो। वे आपके कमेंट्स की सिमेंटिक्स, शब्दार्थ का विश्लेषण करते हैं, जिस गति से आप जवाब टाइप करते हैं, और यहां तक कि आप कौन से इमोजी इस्तेमाल करते हैं। इन डेटा के आधार पर आपका एक विस्तृत साइकोग्राफिक प्रोफाइल बिग 5 मॉडल के तहत बनाया जाता है। एक्सट्रोवर्जन, बहिर्मुखता, एग्रीएबलनेस, मिलनसारिता, कॉन्शियसनेस, कर्तव्यनिष्ठा, न्यूरोटिसिज्म, भावनात्मक अस्थिरता और ओपननेस टू एक्सपीरियंस, नए अनुभवों के लिए खुलापन। फिर इस प्रोफाइल का इस्तेमाल माइक्रो टारगेटिंग के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि दो अलग-अलग लोगों को, भले ही उनका जनसांख्यिकीय डेटा समान हो, एक ही प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल अलग-अलग विज्ञापन दिखाए जाएंगे। बहिर्मुखी व्यक्ति को पार्टी का विज्ञापन दिखाया जाएगा, जबकि अंतर्मुखी को किताब के साथ एक आरामदायक शाम का। एक चिंतित व्यक्ति को सुरक्षा और विश्वसनीयता पर जोर देकर विज्ञापन दिया जाएगा, और नए अनुभवों के लिए खुलेपन वाले व्यक्ति को नवाचार, इनोवेशन और विशिष्टता पर ध्यान केंद्रित करके विज्ञापन दिया जाएगा। इस तरह सोशल मीडिया आपको सिर्फ विज्ञापन नहीं दिखाते, बल्कि वे आपके उन अवचेतन इच्छाओं और डर की भाषा में आपसे बात करते हैं, जिन्हें उन्होंने आपके डिजिटल फुटप्रिंट से पता लगाया है। डिजिटल दुनिया से अब भौतिक, फिजिकल दुनिया की ओर बढ़ते हैं। स्मार्टवॉच और फिटनेस ब्रेसलेट, जिन्हें हम में से कई लोग हमेशा पहनते हैं, अब हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। ये कदम गिनते हैं, दिल की धड़कन, पल्स मापते हैं और नींद की गुणवत्ता ट्रैक करते हैं। लेकिन यही तो बस हिमखंड की छोटी है। ये दिखने में सीधे सादे गैजेट आपके शारीरिक, फिजियोलॉजिकल स्थिति के बारे में बड़े पैमाने पर डेटा जमा करते हैं, जिसका सीधा संबंध आपकी मानसिक, साइकोलॉजिकल स्थिति से होता है। आपकी पल्स सिर्फ एक संख्या नहीं है, इसकी परिवर्तनीयता, वेरिएबिलिटी, यानी दिल की धड़कनों के बीच के अंतराल में होने वाले छोटे छोटे बदलाव, आपके तनाव, स्ट्रेस के स्तर के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। जब आप शांत होते हैं, तो ये वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन जब आप घबराए हुए या तनावग्रस्त होते हैं, तो यह गिर जाती है। एल्गोरिदम लगातार इस आंकड़े का विश्लेषण करते रहते हैं। यदि सिस्टम देखता है कि पिछले कई घंटों से आपका तनाव का स्तर हद से ज्यादा है, तो यह आपको सांस लेने का व्यायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का सुझाव दे सकता है। आपकी नींद की गुणवत्ता एक और महत्वपूर्ण संकेतक है। ये डिवाइस गहरी और हल्की नींद के चरणों को ट्रैक करते हैं, साथ ही यह भी देखते हैं कि आप कितनी बार जागे। नींद में गड़बड़ी अक्सर आने वाले डिप्रेशन या बढ़ी हुई चिंता का पहला संकेत होती है। कुछ उन्नत, एडवांस्ड मॉडल रक्त में ऑक्सीजन का स्तर और त्वचा का तापमान भी मापते हैं। ये सभी डेटा मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई को आपकी सेहत की विस्तृत तस्वीर बनाने की अनुमति देते हैं। स्वास्थ्य के लिए यह अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हो सकता है, जो आपको संभावित समस्याओं से पहले ही आगाह कर सकता है। लेकिन इन डेटा तक पहुंच और किसके पास है? उदाहरण के लिए, बीमा कंपनियां ऐसी जानकारी में बहुत रुचि रखती हैं। कल्पना कीजिए, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस की लागत इस बात पर निर्भर करेगी कि आप पर्याप्त रूप से घूमते हैं या नहीं, और आप ठीक से सोते हैं या नहीं। नियोक्ता, एम्प्लॉयर, अपने कर्मचारियों के तनाव के स्तर को ट्रैक करना चाह सकते हैं, ताकि वे उत्पादकता को बेहतर बना सके। इस तरह आपके शरीर से जुड़ा डेटा आपके विचारों और भावनाओं के डेटा में बदल जाता है, और यह एक मूल्यवान वस्तु बन जाता है जिसका विश्लेषण किया जा सकता है और जिससे वित्तीय लाभ उठाया जा सकता है। ओके गूगल, एलेक्सा, सिरी, स्मार्ट स्पीकर्स और हमारे फोन में मौजूद वॉइस असिस्टेंट्स हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। ये बहुत सुविधाजनक होते हैं, चाहे गाना चलाना हो, टाइमर सेट करना हो या फिर सवालों के जवाब देना हो। लेकिन इनके काम करने के लिए इन्हें माइक्रोफोन तक लगातार पहुंच, एक्सेस की जरूरत होती है। आधिकारिक तौर पर डिवाइस तभी सक्रिय, एक्टिवेट होता है
और रिकॉर्डिंग शुरू करता है जब वह कोड वर्ड सुनता है। मगर उस कोड वर्ड को सुनने के लिए माइक्रोफोन को हर समय एक्टिव रहना पड़ता है और लगातार आसपास की आवाजों का विश्लेषण करना पड़ता है। और यहीं पर कई सवाल उठते हैं। कंपनियां दावा करती हैं कि रिकॉर्डिंग और सर्वर पर डेटा भेजना केवल सक्रियण एक्टिवेशन के बाद ही होता है। लेकिन कई स्कैंडल्स और जांचों ने यह साबित किया है कि अनजाने में ये डिवाइसेस चालू हो जाते हैं। और ऐसा होना कोई असामान्य घटना नहीं है। आपकी निजी बातचीत, बिजनेस मीटिंग या पारिवारिक झगड़ों के कुछ अंश गलती से रिकॉर्ड होकर विश्लेषण के लिए भेजे जा सकते हैं। इससे भी आगे, इन रिकॉर्डिंग्स को अक्सर सिर्फ मशीनों द्वारा नहीं, बल्कि असल इंसानों द्वारा भी सुना जाता है। ये वो कर्मचारी होते हैं जो आवाज पहचानने की गुणवत्ता, क्वालिटी सुधारने का काम करते हैं। वे आपकी कमांड तो सुनते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वे सारा बैकग्राउंड शोर भी सुनते हैं, जैसे बच्चे का रोना, चलता हुआ टीवी या बातचीत के छोटे छोटे अंश। यहां तक कि अगर हम लगातार जासूसी, ईव्सड्रॉपिंग की थ्योरी को दरकिनार भी कर दें, तो असिस्टेंट से किए गए हमारे अनुरोध, रिक्वेस्ट्स ही जानकारी का एक बहुत बड़ा खजाना है। हम उन चीजों के बारे में पूछते हैं जो हमें परेशान करती हैं, शॉपिंग लिस्ट बोलकर बताते हैं या अपने मूड के हिसाब से संगीत चलाने को कहते हैं। एल्गोरिदम्स न सिर्फ इन अनुरोधों की सामग्री का विश्लेषण करते हैं, बल्कि जैसा कि हमने पहले भी बात की, हमारी आवाज की टोन, सुर का भी विश्लेषण करते हैं, जिससे हमारी भावनात्मक स्थिति का पता लगाया जाता है। इस जानकारी का उपयोग सेवाओं को अधिक व्यक्तिगत, पर्सनलाइज्ड बनाने और निश्चित रूप से विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार उदास संगीत चलाने का अनुरोध करते हैं, तो सिस्टम यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि आप दमित एंड डिप्रेस्ड अवस्था में हैं। यदि बैकग्राउंड बातचीत में किसी प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिटर, ब्रांड का बार बार जिक्र होता है, तो आपको उसी ब्रांड के विज्ञापन दिखने शुरू हो सकते हैं। इस तरह एक स्मार्ट स्पीकर, जो एक साधारण सहायक होता है, आपके अपने घर में एक कॉरपोरेशन के कान बनकर रह जाता है। एक पूरी इंडस्ट्री है जो बड़े पैमाने पर दिमाग पढ़ने, माइंड रीडिंग का काम करती है। इसे न्यूरो मार्केटिंग कहते हैं। यह मार्केटिंग, साइकोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी, तंत्र का विज्ञान का मिला-जुला क्षेत्र है, जो जांचता है कि ग्राहक का दिमाग विज्ञापन के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। लोगों से यह पूछने के बजाय कि उन्हें कोई ऐड या पैकेजिंग पसंद आई या नहीं, क्योंकि लोग अक्सर या तो वो नहीं बताते जो वो सोचते हैं, या वे खुद अपनी प्रतिक्रिया से अनजान होते हैं। न्यूरो मार्केटर्स सीधे दिमाग के अंदर देखते हैं। इसके लिए वे कई तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। लैब में इसमें जाना पहचाना ईईजी शामिल हो सकता है, जो ये बताता है कि लोग कितना भावनात्मक रूप से जुड़ रहे हैं, या फिर आई ट्रैकिंग, जो ये बताता है कि ग्राहक विज्ञापन के किस हिस्से पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। त्वचा गैल्वेनिक प्रतिक्रिया जीएसआर मापने की तकनीक भी इस्तेमाल होती है, जिसमें उंगलियों पर लगे सेंसर पसीने में आने वाले मामूली बदलावों को पकड़ते हैं, जो किसी भावनात्मक उत्तेजना, इमोशनल एक्साइटमेंट का साफ संकेत होता है। यह सारा डेटा विज्ञापन देखते समय, वेबसाइट चेक करते समय या किसी वर्चुअल स्टोर में घूमते समय इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इस ढेर सारे शारीरिक डेटा का विश्लेषण करता है और अपना फैसला सुनाता है। जैसे वीडियो के 10वें सेकंड में दर्शकों का ध्यान तेजी से गिरा। लाल पैकेजिंग नीली पैकेजिंग से ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है, या खरीदने का बटन ब्लाइंड जोन में है, जिसे ज्यादातर लोग देखते ही नहीं हैं। इन नतीजों, इन साइट्स के आधार पर कंपनियां अपने विज्ञापन अभियानों को, प्रोडक्ट डिजाइन और वेबसाइटों को पूरी तरह बदल देती है, ताकि वे हमारी आलोचनात्मक सोच को नजरअंदाज करते हुए सीधे हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड पर ज्यादा असर डालें।
कार बनाने वाली कंपनियों से लेकर फास्ट फूड चेन तक कई मशहूर ब्रांड न्यूरो मार्केटिंग एजेंसियों की सेवाएं ले रहे हैं। इसलिए अगर आपको कोई नया विज्ञापन बहुत आकर्षक या जबरदस्त लग रहा है, तो हो सकता है कि यह सिर्फ क्रिएटिव लोगों की प्रतिभा का नहीं, बल्कि सैकड़ों आम लोगों की ब्रेन वेव्स के विश्लेषण पर आधारित एक सटीक और ठंडी गणना का नतीजा हो। पिछले सभी अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तरीकों के बाद अब बात करते हैं मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधे संपर्क की। इसे बीसीआई, पीसीआई यानी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहा जाता है। यह विचार पठन, थॉट रीडिंग तकनीकों का शिखर है, जो मांसपेशियों की मदद के बिना बाहरी उपकरणों को सीधे नियंत्रित करने की अनुमति देता है। बीसीआई मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला, नॉन इन्वेसिव। इनके बारे में हमने पहले भी बात की है। ये वही ईईजी हेलमेट होते हैं जो सिर की सतह से संकेतों को पढ़ते हैं। ये सुरक्षित और उपयोग में आसान है, लेकिन इनकी सटीकता में कमी है। दूसरा है इन्वेसिव बीसीआई। इसमें छोटे इलेक्ट्रोड सर्जरी द्वारा सीधे मस्तिष्क में डाले जाते हैं, जो न्यूरॉन्स से सीधे संकेतों को पढ़ते हैं। ये जबरदस्त सटीकता प्रदान करता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है एलन मस्क का न्यूरालिंक प्रोजेक्ट। उनके सिक्के के आकार के चिप, जो मस्तिष्क के कॉर्टेक्स में लगाए जाते हैं, एक साथ हजारों न्यूरॉन्स की गतिविधि को पढ़ सकते हैं। हाल ही में कंपनी ने प्रदर्शित किया कि इस चिप वाला पहला मरीज एक लकवाग्रस्त पैरालाइज्ड युवा सिर्फ सोचकर कंप्यूटर पर शतरंज खेल रहा था और सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा था। वह केवल कल्पना करता है कि उसका हाथ कर्सर चला रहा है और चिप इस इरादे से जुड़ी न्यूरोनल गतिविधि को पढ़कर कंप्यूटर को कमांड भेज देता है। यह एक वास्तविक क्रांति है जो गंभीर रूप से घायल लोगों को शारीरिक गति और संवाद की क्षमता वापस दिला सकती है। लेकिन इस तकनीक की क्षमता बहुत विशाल है। भविष्य में ऐसे इंटरफेस हमें सीधे मस्तिष्क में जानकारी डाउनलोड करने, इंटरनेट के माध्यम से मानसिक रूप से टेलीपैथिकली संवाद करने या जटिल मशीनों को नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि यहां नैतिक प्रश्न पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। अगर चिप मस्तिष्क से संकेत पढ़ सकता है, तो क्या वह एक दिन उनमें संकेत लिख भी पाएगा? हमारी सबसे निजी सोच तक पहुंच को कौन नियंत्रित करेगा? ये केवल गोपनीयता, प्राइवेसी का नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संप्रभुता, सॉवरेंटी ऑफ पर्सनैलिटी का सवाल है। और इन सवालों के जवाब हमें बहुत जल्द भविष्य में खोजने होंगे। आइए एक बार फिर एक बहुत ही साधारण से काम पर ध्यान दें, कंप्यूटर पर टाइपिंग करना। आपको लगता होगा कि सिर्फ वह टेक्स्ट मायने रखता है जो आपने लिखा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आधुनिक सिस्टम यह नहीं देखते कि आप क्या लिख रहे हैं, बल्कि यह देखते हैं कि आप कैसे लिख रहे हैं। इस प्रक्रिया को कीस्ट्रोक डायनेमिक्स या टाइपिंग पैटर्न का विश्लेषण कहा जाता है। हर व्यक्ति के टाइपिंग की अपनी एक अनोखी शैली होती है, जो लगभग उंगलियों के निशान फिंगरप्रिंट जितनी व्यक्तिगत होती है। यह कई मापदंडों पर निर्भर करती है। आपकी टाइपिंग की गति, उसका तालमेल, रिदम, बटन दबाने की ताकत, आप कितनी देर तक बटन को दबाए रखते हैं, 2 बटनों के बीच का विराम, और आपकी सामान्य गलतियां, टाइपो और उन्हें सुधारने की गति। विशेष प्रोग्राम जो अक्सर वेबसाइट्स या कॉर्पोरेट सिस्टम में बैकग्राउंड में चलते हैं, इस बायोमेट्रिक जानकारी को लगातार इकट्ठा करते रहते हैं। क्यों? इसका सबसे पहला और स्पष्ट उपयोग है सुरक्षा। कई बैंक और ऑनलाइन सेवाएं कीस्ट्रोक डायनेमिक्स को प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन के एक अतिरिक्त स्तर के रूप में इस्तेमाल करती है। अगर कोई हैकर आपका पासवर्ड चुरा भी लेता है, तो भी वह उसे बिल्कुल आपके जैसे अंदाज में टाइप नहीं कर पाएगा और सिस्टम तुरंत चेतावनी जारी कर देगा। लेकिन इसका विश्लेषण केवल यहीं तक सीमित नहीं है, ये और भी गहरा है। आपकी टाइपिंग की शैली आपकी भावनात्मक स्थिति, इमोशनल स्टेट के अनुसार बदलती रहती है। जब आप नाराज या उत्तेजित होते हैं,
तो आप संभवतः तेज गति और अधिक ताकत से टाइप करेंगे। जब आप थके हुए होते हैं तो गति कम हो जाती है और गलतियां बढ़ जाती हैं। एल्गोरिदम इन परिवर्तनों पर नजर रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली संदेह कर सकती है कि कोई छात्र इंटरनेट पर जवाब ढूंढ रहा है। अगर उसकी टाइपिंग की लय अचानक आत्मविश्वास पूर्ण से बदलकर रुक रुक कर होने लगे। नियोक्ता एम्प्लॉयर कर्मचारियों के टाइपिंग पैटर्न का विश्लेषण करके उनमें बर्नआउट के लक्षण या इसके विपरीत उच्च उत्पादकता के संकेत पहचान सकते हैं। इन डेटा का उपयोग यह पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है कि आप कोई फॉर्म या रेज्यूमे भरते समय कितने आश्वस्त हैं। इस तरह कीबोर्ड पर उंगलियों का एक साधारण यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल एक्शन भी आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति, साइकोलॉजिकल स्टेट के बारे में जानकारी का एक लगातार बहने वाला डेटा स्ट्रीम बन जाता है। आपका स्मार्टफोन जानता है कि कल शाम आप कहां थे, आप कहां नौकरी करते हैं, किराने के सामान के लिए किस स्टोर पर जाते हैं और घर किस रास्ते से पहुंचते हैं। यह सब संभव हो पाता है जियोलोकेशन डेटा की वजह से, जिसे जीपीएस, वाईफाई और सेल टावर जमा करते हैं। इन डेटा का विश्लेषण केवल आपकी आवाजाही को ट्रैक नहीं करता, बल्कि आपकी भविष्य की गतिविधियों और इरादों की बहुत सटीकता से भविष्यवाणी भी कर सकता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आपके रोजमर्रा के रास्तों का विश्लेषण करते हैं और आपके सामान्य व्यवहार का एक मॉडल बनाते हैं। वे आपकी रूटीन को बखूबी जानते हैं, घर, ऑफिस, जिम, घर। इस पैटर्न से जरा सा भी विचलन होने पर उसे तुरंत रिकॉर्ड किया जाता है और उसका विश्लेषण होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप काम से लौटते समय अचानक किसी ज्वेलरी स्टोर की तरफ मुड़ते हैं और वहां आधा घंटा बिताते हैं, तो सिस्टम आने वाले त्योहार या जन्मदिन सालगिरह का अनुमान लगा सकता है और जल्द ही आपको रेस्तरां और उपहारों के विज्ञापन दिखने लगेंगे। यदि आप नियमित रूप से किसी मेडिकल सेंटर जाना शुरू करते हैं, तो यह स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत हो सकता है। ऑटोमोबाइल शोरूम जाने का मतलब है कि आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं। यह डेटा सिर्फ विज्ञापनदाताओं के लिए ही मूल्यवान नहीं है। शहरी सेवाएं इसका उपयोग यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए कर सकती हैं। वहीं रिटेलर्स नए स्टोर की सही जगह चुनने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी है। लोकेशन डेटा बहुत निजी जानकारी उजागर कर सकता है। किसी विशेष चर्च या मस्जिद जाना आपके धर्म को बताता है, क्लिनिक जाना आपकी स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में, और किसी रैली में शामिल होना आपके राजनीतिक विचारों को दर्शाता है। अन्य डेटा के साथ मिलकर यह अविश्वसनीय रूप से सटीक प्रोफाइल बनाने की अनुमति देता है, जिसका उपयोग हेरफेर यानी मैनिपुलेशन या भेदभाव के लिए किया जा सकता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का आपका रास्ता अब सिर्फ नक्शे पर एक रेखा नहीं है। ये आपके जीवन, आपकी आदतों और आपके इरादों की एक पूरी कहानी है, जिसे मशीनें पढ़ रही हैं और उसका विश्लेषण कर रही हैं। जब भी आप सुपरमार्केट में कार्ड से भुगतान करते हैं, आप एक डिजिटल निशान छोड़ जाते हैं। आपकी खरीदारी की सूची महज एक बिल नहीं है, बल्कि ये आपकी जीवन शैली, आदतों और यहां तक कि आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं का विस्तृत ब्यौरा है। टारगेट या वॉलमार्ट जैसे बड़े रिटेल स्टोर दशकों से इस डेटा को जमा और विश्लेषण कर रहे हैं। उनके एल्गोरिदम्स आपके बारे में आपके करीबी रिश्तेदारों से भी ज्यादा जानते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण टारगेट के एक सांख्यिकीविद द्वारा बताई गई कहानी है। एक बार एक नाराज पिता स्टोर में आया और मैनेजर पर चिल्लाने लगा क्योंकि स्टोर उसकी स्कूल जाने वाली बेटी को बच्चों के सामान और प्रेगनेंसी से जुड़े कपड़ों के कूपन भेज रहा था। मैनेजर ने माफी मांगी और कुछ दिनों बाद दोबारा माफी मांगने के लिए फोन किया, लेकिन पिता ने कहा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मेरे घर में कुछ ऐसा हो रहा था जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। मेरी बेटी सच में गर्भवती है, डिलीवरी अगस्त में है। एल्गोरिदम को पिता से पहले यह बात कैसे पता चली? उसने लड़की की खरीदारी के इतिहास का विश्लेषण किया,
पता चला कि गर्भावस्था की शुरुआती स्टेज में महिलाएं कुछ खास चीजें खरीदने लगती हैं, जैसे बिना खुशबू वाले लोशन, कॉटन बॉल्स और विटामिन सप्लीमेंट्स। एल्गोरिदम ने डेटा के एक विशाल भंडार में इस पैटर्न को पहचाना और लड़की को एक उच्च गर्भावस्था स्कोरिंग पॉइंट दे दिया। यह सिर्फ एक उदाहरण है। एल्गोरिदम तलाक की भविष्यवाणी कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति अकेले खाने का सामान खरीदना शुरू कर दे। वे यह भी बता सकते हैं कि आप कब शिफ्ट होने वाले हैं। अगर आप अचानक पैकिंग वाले बक्से और सफाई उत्पाद खरीद रहे हैं, या उन्हें आपकी स्वास्थ्य समस्याओं का अनुमान लग जाता है जब आप डाइट प्रोडक्ट्स की ओर बदलाव करते हैं। इस जानकारी का उपयोग आपको उस समय सबसे सटीक विज्ञापन भेजने के लिए किया जाता है जब आप सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं और खरीदारी करने के लिए तैयार होते हैं। आपकी शॉपिंग कार्ट एक क्रिस्टल बॉल है जिसमें कॉरपोरेट जगत आपका भविष्य देखता है। आज की आधुनिक कारें अब सिर्फ आवागमन का साधन नहीं रही, बल्कि ये पहियों पर दौड़ते असली कंप्यूटर बन गई है, जिनमें दर्जनों सेंसर लगे होते हैं। और इनमें से कई सेंसर बाहर की नहीं, बल्कि अंदर यानी ड्राइवर की निगरानी पर केंद्रित होते हैं। ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम या डीएमएस अब कई नई गाड़ियों में एक मानक यानी स्टैंडर्ड फीचर बनता जा रहा है। ये सिस्टम काम कैसे करते हैं? स्टीयरिंग कॉलम या डैशबोर्ड में एक कैमरा फिट किया जाता है जो लगातार आपके चेहरे और आंखों पर नजर रखता है। ये कैमरा आई ट्रैकिंग और इमोशन रिकॉग्निशन जैसी ही तकनीक का इस्तेमाल करता है। यह एल्गोरिथम ट्रैक करता है कि आप कितनी बार पलक झपकाते हैं, आपकी आंखें कितनी देर तक बंद रहती हैं और आपकी नजर कहां है। अगर सिस्टम यह भांप लेता है कि आप बहुत देर से सड़क की बजाय कहीं और देख रहे हैं या आपको झपकी आ रही है, तो यह तुरंत एक आवाज या वाइब्रेशन सिग्नल देगा। साथ ही डैशबोर्ड पर आपको आराम करने का सुझाव देने के लिए एक कॉफी कप दिखाई देगा। कुछ सिस्टम इससे भी आगे बढ़कर आपकी ड्राइविंग के तरीके का विश्लेषण करते हैं। तेज गति देना, बार बार ब्रेक लगाना या लेन के भीतर गाड़ी का डगमगाना, यह सब केवल आक्रामक ड्राइविंग ही नहीं, बल्कि थकान या यहां तक कि शराब पीने का भी संकेत हो सकता है। कार इस बात का डेटा जुटाती है कि आप स्टीयरिंग व्हील को कैसे पकड़ते हैं, मल्टीमीडिया सिस्टम का कितनी बार उपयोग करते हैं और यहां तक कि हैंड्स फ्री पर किससे बात कर रहे हैं। ये सारी जानकारी सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन फिटनेस ट्रैकर्स की तरह यह डेटा बीमा कंपनियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्मार्ट इंश्योरेंस प्रोग्राम पहले से मौजूद है, जहां पॉलिसी का प्रीमियम सीधे आपकी ड्राइविंग के तरीके पर निर्भर करता है। आप जितने ध्यान से गाड़ी चलाएंगे, आपको उतनी ही ज्यादा छूट मिलेगी। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि ड्राइविंग के दौरान की गई आपकी हर गलती रिकॉर्ड हो रही है और भविष्य में ये आपके खिलाफ जा सकती है। अब आपकी कार एक शांत सेवक नहीं, बल्कि एक सखात निगरानी रखने वाली है, जो लगातार आपके कार्यों और स्थिति का आकलन कर रही है। गेमिंग इंडस्ट्री हमेशा से तकनीकी प्रगति में सबसे आगे रही है और आज ये पूरी तरह से एक नया गेमिंग अनुभव बनाने के लिए मन की स्थिति भांपने वाली तकनीकों को सक्रिय रूप से अपना रही है। हम बात कर रहे हैं एडेप्टिव गेम्स की, जो खिलाड़ी की भावनात्मक स्थिति के आधार पर रियल टाइम में बदलते रहते हैं। कल्पना कीजिए एक हॉरर गेम की। आप ईईजी और त्वचा की प्रतिक्रिया को मापने वाले सेंसर से लैस हेडसेट पहनते हैं। गेम आपके डर और तनाव के स्तर को ट्रैक करता है। जैसे ही आप डरावनी आवाजों के आदी होने लगते हैं और थोड़ा आराम महसूस करते हैं, गेम अपनी रणनीति बदल देता है। ये आवाजों को धीमा कर देता है, दुश्मनों को कम दिखाई देने वाला बना देता है और एक तनावपूर्ण माहौल बनाता है, ताकि आपको दोबारा अचानक चौंका सके। या इसके विपरीत, अगर एल्गोरिथम देखता है कि आप घबराहट की कगार पर हैं, तो वह आपको थोड़ी राहत देने के लिए गेम की मुश्किल डिफिकल्टी को कम कर सकता है। एजुकेशनल गेम्स या सिमुलेटर में सिस्टम आपकी एकाग्रता के स्तर पर नजर रख सकता है। अगर वह देखता है
कि आपका ध्यान भटक रहा है, तो वह एक नया, अधिक रोचक काम दे सकता है या छोटा ब्रेक लेने की सलाह दे सकता है। मल्टीप्लेयर गेम्स में भावनाओं का विश्लेषण करके समान मनोवृत्ति वाले खिलाड़ियों का चयन किया जा सकता है या फिर टॉक्सिक, नकारात्मक व्यवहार की पहचान की जा सकती है। कुछ डेवलपर्स भावनाओं पर आधारित कंट्रोल सिस्टम के साथ प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक शक्तिशाली जादू स्पेल का उपयोग करने के लिए आपको केवल एक बटन नहीं दबाना होता, बल्कि आपको एकाग्रता के एक निश्चित स्तर को प्राप्त करना होता है, जिसे ईजी सेंसर द्वारा मापा जाता है। यह अविश्वसनीय तल्लीनता, इमर्जन पैदा करता है और गेमिंग को पूरी तरह से व्यक्तिगत, पर्सनल बना देता है। आप अब सिर्फ गेम नहीं खेल रहे हैं, गेम आपके साथ खेल रहा है, आपकी गहरी प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के अनुरूप ढल रहा है, जिन्हें आप शायद हमेशा महसूस भी नहीं करते हैं। जब शिक्षा और नौकरी सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो एक बड़ी चुनौती सामने आई। दूरस्थ परीक्षाओं और टेस्टों में ईमानदारी को कैसे बनाए रखा जाए? इसका समाधान प्रॉक्टरिंग सिस्टम्स के रूप में मिला है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को एक डिजिटल पहरेदार में बदल देता है। ये सिस्टम आपके व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले, इन्हें आपके वेबकैम और माइक्रोफोन तक पहुंच मिलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लगातार वीडियो फीड का विश्लेषण करती है। यह फेस रिकॉग्निशन का उपयोग करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कैमरे के सामने आप ही हैं। ये आपकी आंखों की गति पर भी नजर रखती है। यदि आप बार बार स्क्रीन से दूर देखते हैं, तो सिस्टम इसे संदिग्ध गतिविधि के रूप में चिह्नित कर देता है। यह एल्गोरिथम कैमरे में किसी बाहरी व्यक्ति को या किसी भी प्रतिबंधित वस्तु, जैसे कि मोबाइल फोन, की उपस्थिति को भी स्कैन करता है। दूसरी बात, यह सिस्टम कमरे में आने वाली आवाजों का विश्लेषण करता है। बाहरी आवाजें या फुसफुसाहट, विस्परिंग को मदद लेने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। तीसरी बात, यह प्रोग्राम आपके कंप्यूटर पर होने वाली हर गतिविधि को नियंत्रित करता है। यह ब्राउज़र में नए टैब खोलने, बाहरी एप्लीकेशन शुरू करने और यहां तक कि कुछ खास कीबोर्ड शॉर्टकट को भी ब्लॉक कर देता है। कुछ उन्नत प्रॉक्टरिंग सिस्टम तो टाइपिंग पैटर्न का भी विश्लेषण करते हैं। अगर आपके टाइप करने के तरीके में अचानक बदलाव आता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी जगह कोई और परीक्षा दे रहा है। परीक्षा समाप्त होने के बाद ये सिस्टम शिक्षक के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग पर टाइम स्टैम्प के साथ सभी संदिग्ध पलों को सूचीबद्ध किया जाता है। निस्संदेह, ये नकल से निपटने में बहुत मददगार है, लेकिन साथ ही यह छात्रों के लिए भारी मानसिक तनाव पैदा करता है और गोपनीयता, प्राइवेसी को लेकर कई सवाल खड़े करता है। यह सिस्टम आपके निजी स्थान में लगातार आप पर नजर रखता है, आपके हर कदम और हर आवाज का विश्लेषण करता है, मानो वह आपके दिमाग में झांककर आपके बेईमान इरादों को जानना चाहता हो। स्मार्ट होम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट, हमें सुविधा और रोजमर्रा के कामों को स्वचालित, ऑटोमेटेड करने का वादा करती है। जब आप कमरे में आते हैं, तो बत्ती अपने आप जल जाती है, थर्मोस्टेट आदर्श तापमान बनाए रखता है और कॉफी मेकर आपके जागने से पहले ही कॉफी तैयार कर देता है। लेकिन किसी भी घर को सचमुच में स्मार्ट बनने के लिए उसे आपको जानना होगा, और यह चीज वह आपकी घरेलू आदतों के बारे में लगातार डेटा इकट्ठा करके करता है। स्मार्ट स्पीकर आपके आदेश सुनते हैं, स्मार्ट बल्ब जानते हैं कि आप कब सोते हैं और कब उठते हैं। स्मार्ट फ्रिज यह ट्रैक कर सकता है कि आप क्या खाते हैं। स्मार्ट टीवी को फिल्मों और सीरीज में आपकी पसंद पता होती है। मोशन सेंसर आपके घर में घूमने फिरने को रिकॉर्ड करते हैं। यह सारा डेटा एक ही इकोसिस्टम में जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई द्वारा विश्लेषण, एनालाइज किया जाता है। यह आपकी दिनचर्या का एक विस्तृत मॉडल बनाता है। उसे पता होता है कि आप हफ्ते के दिनों में सुबह 7 बजे और वीकेंड पर 10 बजे उठते हैं।
उसे यह भी पता होता है कि शाम को आपको हल्की गर्म रोशनी पसंद है। इस मॉडल के आधार पर सिस्टम न केवल उपकरणों को स्वचालित रूप से नियंत्रित कर सकता है, बल्कि आपकी जरूरतों का अनुमान भी लगा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप हमेशा सुबह 8 बजे केतली चालू करते हैं, तो स्मार्ट सॉकेट आपके लिए खुद से ये काम शुरू कर सकता है। लेकिन आपकी इन सबसे निजी, घरेलू आदतों से जुड़े डेटा का इस्तेमाल दूसरे मकसदों के लिए भी किया जा सकता है। इसे मार्केटिंग कंपनियों को बेचा जा सकता है। अगर आपका स्मार्ट लॉक रिकॉर्ड करता है कि आप देर रात घर लौटते हैं, तो आपको फूड डिलीवरी सेवाओं का विज्ञापन दिखाया जा सकता है। अगर सेंसर दिखाते हैं कि आपने लंबे समय से वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो सफाई सेवाओं, क्लीनिंग सर्विसेज का विज्ञापन आपका इंतजार करेगा। इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति यह है कि जब आप घर पर नहीं होते हैं, तो ये जानकारी अपराधियों के हाथ लग सकती है। आपका घर, जिसे आपका किला होना चाहिए, एक जासूस में बदल जाता है, जो आपके हर कदम का दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन करता है और आपकी निजी जिंदगी को एक उत्पाद, कमोडिटी बना देता है। और अंत में, दिमाग पढ़ने का सबसे अगोचर और संभवतः आज के समय का सबसे शक्तिशाली तरीका है जनरेटिव एआई और चैटबॉट्स, जैसे कि चैटजीपीटी, क्लॉड या उनके समान मॉडलों के साथ आपका संवाद। जब आप ऐसे किसी एआई से बात करते हैं, तो आप केवल अपने सवालों के जवाब नहीं पाते, आप असल में अपनी सोच की पूरी प्रक्रिया को उजागर कर रहे होते हैं। न्यूरल नेटवर्क सिर्फ आपके प्रश्नों के सार का विश्लेषण नहीं करता, बल्कि यह भी देखता है कि आप उन्हें कैसे तैयार करते हैं, आप कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं, आपके वाक्य कितने जटिल हैं, क्या आप खुले, ओपन एंडेड या सीमित, क्लोज एंडेड प्रश्न पूछते हैं, क्या आप रचनात्मकता दिखा रहे हैं या केवल तथ्यात्मक जानकारी मांग रहे हैं, क्या आप बॉट के प्रति विनम्र हैं या आदेशात्मक लहजे में बात करते हैं। ये सारी जानकारी मिलकर आपकी एक अनूठी संज्ञानात्मक प्रोफाइल, कॉग्निटिव प्रोफाइल तैयार करती है। एल्गोरिदम आपकी शिक्षा का स्तर, शब्दावली और यहां तक कि आपके व्यक्तिगत चरित्र के लक्षणों का भी आकलन कर सकता है। उदाहरण के लिए, जो लोग न्यूरोटिसिज्म तंत्रिका तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, वे नकारात्मक अर्थ वाले शब्दों का अधिक उपयोग कर सकते हैं, जबकि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ लोग अधिक स्पष्ट और संरचित अनुरोध तैयार करते हैं। आप चैटबॉट का उपयोग एक मनोवैज्ञानिक की तरह कर सकते हैं, उसे अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं, करियर सलाहकार की तरह अपनी महत्वाकांक्षाओं पर चर्चा कर सकते हैं, या एक रचनात्मक साथी की तरह नए विचार उत्पन्न कर सकते हैं। बातचीत का ये पूरा इतिहास सहेज कर रखा जाता है और इसका गहन विश्लेषण किया जाता है। ये उन कंपनियों को, जो इन प्रौद्योगिकियों की मालिक हैं, आपके व्यक्तित्व की अभूतपूर्व और गहरी समझ हासिल करने की अनुमति देता है। यह अब केवल लाइक्स या सर्च क्वेरीज का विश्लेषण नहीं है, यह गतिशीलता में आपके सोचने के तरीके का विश्लेषण है। इस जानकारी का उपयोग और भी अधिक व्यक्तिगत उत्पाद, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, विज्ञापन के अति सटीक लक्ष्यीकरण, अल्ट्रा प्रिसाइज टारगेटिंग के लिए, या एआई के और भी उन्नत मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है। मशीन से संवाद करते हुए हम अनजाने में ही इतिहास के सबसे विस्तृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण में स्वेच्छा से भाग ले रहे होते हैं। तो हमने 20 अलग अलग तकनीकों पर बात की, और जो तस्वीर सामने आई है वो काफी चौंकाने वाली है। पता चलता है कि मन पढ़ना कोई एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक पूरा इकोसिस्टम है जिसने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। सीधे न्यूरो इंटरफेस से लेकर, जो हमारे मस्तिष्क से संकेत पढ़ते हैं, उन अनदेखे एल्गोरिदम्स तक, जो हमारी नजर, आवाज, खरीदारी और यहां तक कि हम कीबोर्ड पर कैसे टाइप करते हैं, सब कुछ एनालाइज करते हैं। और यहां सबसे मुख्य और शायद सबसे चौंकाने वाला निष्कर्ष है, मन पढ़ने का सबसे असरदार औजार हम खुद बनाते हैं। यह है हमारा डिजिटल फुटप्रिंट। हम अपनी सुविधा और मनोरंजन के बदले में
जानबूझकर अपना बहुत सारा डेटा स्वेच्छा से दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, बस इन बिखरे हुए टुकड़ों को बटोरता है, जैसे यहां एक लाइक, वहां एक सर्च, दफ्तर तक का रास्ता या दुकान की रसीद, और उन्हें जोड़कर हमारी शख्सियत, हमारी इच्छाओं और यहां तक कि हमारे भविष्य का एक अविश्वसनीय रूप से सटीक और विस्तृत पोर्ट्रेट तैयार कर देता है। एक उपयोगी सहायक और एक सब कुछ देखने वाले निगरानीकर्ता के बीच की यह रेखा अब बहुत धुंधली होती जा रही है। और आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यह है, हम इन तकनीकों की अविश्वसनीय क्षमताओं का इस्तेमाल कैसे करें, लेकिन साथ ही अपनी निजी जिंदगी और सोचने की आजादी को भी न खोए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस जानकारी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप टेक्नोलॉजी और समाज के मेल से जुड़ी हमारी नई रिसर्च को मिस न करें। और अब मेरा आपसे एक सवाल है, इन 20 तकनीकों में से कौन सी तकनीक ने आपको सबसे ज्यादा डराया या इसके विपरीत सबसे ज्यादा प्रभावित किया? और क्या आप ज्यादा सुविधा और सुरक्षा के लिए अपनी प्राइवेसी का कुछ हिस्सा कुर्बान करने को तैयार है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।